वेलकम प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है प्यारे साथियों। आज के इस सेशन में आज हम जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है चर्चा करेंगे कक्षा 8 अध्याय सेकंड एक चर वाले रैखिक समीकरणों की प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 5 से आगे की चर्चा में साथियों। पिछले सेशन में इस प्रश्नावली के 5 प्रश्न हम हल कर चुके हैं और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्न संख्या 6 से आगे। चलिए लेते हैं आज का पहला और प्रश्नावली का छठा प्रश्न। चलिए साथियों शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। प्रश्न संख्या 6 आपसे बोल रहा है 3 लगातार पूर्णांकों का योग कौन है। साथियों जब लगातार की बात करें तब आपको यह मालूम होना चाहिए कि जैसे मान लो पहला पूर्णांक 5 है तो इसके बाद लगातार आगे 6 और 7 है। अब यदि 5 को मैं x मान लूं तो 5 से एक ज्यादा उससे अगला और उससे भी एक ज्यादा उससे अगला। कहने का मतलब यदि पहला पूर्णांक x मानते हो तब दूसरा आपको x+1 और तीसरा आपको x+2 मानना पड़ेगा। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। अब देखो साथियों, हल के अंदर क्या लिखोगे आप? हल में ये लिखोगे माना कि वह तीनों पूर्णांक कौन कौन है। पहला यदि मैं x मानूं तो उससे अगला कंसेक्यूटिव x+1 और उससे अगला x+2 होगा साथियों, 2 है। अतः अब किसके अनुसार कर रहे हैं हम लोग? प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या बोल रहा है साथियों? प्रश्न बोल रहा है तीनों का आप योग कर दो। तो जैसे ही आप लोग तीनों का योग करेंगे साथियों तो तीनों का योग क्या आएगा? पहला पूर्णांक फिर प्लस ये दूसरा पूर्णांक फिर प्लस ये तीसरा पूर्णांक, इन तीनों को जोड़ दिया 51 आना चाहिए साथियों। अब x का तो x ये ब्रैकेट मैंने खोल दी है, x प्लस x+1 प्लस x+2 बराबर 51। साथियों x और x 2x, 2x और 1x हो गया 3x, फिर प्लस 1 और ये 2 जुड़ के हो जाएंगे 3 इक्वल्स टू कितना आ गया साथियों? 51। मजे की बात तो अब देखिए, अब आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पक्षांतरण करने पर, तो जैसे ही आप लोग पक्षांतरण करेंगे साथियों 3x को तो इधर रहने दो, प्लस का 3 उधर जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा साथियों। और 51 में से आज तक जब जब 3 गए हैं पीछे, मैं क्यों कहूं साथियों 48 बचते हैं, आप भी जानते हो। अब देखो अगले स्टेप में आपको क्या करना है? अगले स्टेप में आपको पुनः पक्षांतरण करना है। पुनः पक्षांतरण करने पर, पुनः मतलब फाचोटापरा, पुनः पक्षांतरण करने पर, तो जैसे ही आप लोग वापस पक्षांतरण करोगे x के गुणा में 3 है तो ये 3 जब उधर चला जाएगा तो भाग में चला जाएगा साथियों। अब 3 का भाग 3 में जाता है एक बार और 3 का भाग 4 में जाएगा साथियों एक बार। 4 में से 3 चला गया, पीछे बचा 1 और 8 होते हैं साथियों 18 में 3 का भाग जाता है 6 बार, 6 तिये 18, तो मतलब x बराबर कितना आया? 16। तो x+1 क्या आएगा साथियों? 16 से अगला 17 और फिर x+2 क्या आएगा साथियों? अतः x+2 16 में 2 जोड़ो क्या हो जाएगा? 18। तो इसका मतलब क्या है? अतः वह 3 लगातार पूर्णांक, अतः वह 3 लगातार पूर्णांक 16, 17 व 18 है। जोड़ के देख लो साथियों, 18 और 17 35 में 16 जोड़ोगे तो आपके पूरे 51 आते हैं। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब हम चर्चा करते हैं आपकी एक्सरसाइज के अगले प्रश्न की, 7वें प्रश्न की। चलिए साथियों 7वां सवाल आपसे क्या बोल रहा है? 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, तो गुणजों को आपको ज्ञात करना है। गुणज मतलब 8 के गुणा में है जो। साथियों 8 का यदि पहला गुणज आप जैसे 8 को 1 से गुणा करवाते हो 8 आता है, तो 8 का दूसरा गुणज क्या बनेगा? 8 दूनी 16, और इसी तरीके से 8 का जो तीसरा गुणज है वो क्या बनेगा? 8 तिये 24। प्यारे विद्यार्थियों यदि मैं पहले गुणज को x मानूं तो इसका जो अगला गुणज है वो पहले वाले गुणज के अंदर 8 जोड़ने पर प्राप्त हुआ है,
और उससे अगला जो गुणज है वो उससे ठीक पहले वाले गुणज में 8 जोड़ने से, अर्थात सबसे पहले वाले गुणज में 16 जोड़ने पर प्राप्त हुआ है साथियों। तो ये आपको इसमें मानना पड़ेगा कि माना कि पहला गुणज x है तो फिर उससे जस्ट अगला लगातार अगला या क्रमागत अगला x प्लस 8 होगा और उससे अगला है वो x प्लस 16 होगा साथियों। ये जो मैंने बना के आपके सामने ये जो तरीका बताया है x के लगातार 3 गुणज ज्ञात करने का, उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। और इसकी सहायता से अब करते हैं हम लोग प्रश्न की शुरुआत साथियों। चलिए, आपके प्रश्न की शुरुआत कहां से होगी? हल से। क्या लिखेंगे आप हल के अंदर कि माना कि 8 के 3 लगातार गुणज, 8 के 3 लगातार गुणज, पहला x, दूसरा उससे अगला x प्लस 8 और तीसरा x प्लस 16 है। अतः प्रश्नानुसार, अतः प्रश्न के अनुसार साथियों, तो प्रश्न के अनुसार आप लोग क्या करोगे? तीनों गुणजों का योग करोगे। तो ये पहला गुणज, ये हो गया आपके दूसरा गुणज, और ये हो गया प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे टाबरों, तीसरा गुणज। और इन तीनों को जैसे ही आपने जोड़ा, मैं नहीं बोल रहा हूं, यह प्रश्न बोल रहा है, 888 आएगा। तो अब देखिएगा मजेदार बात, जैसे ही आप लोग ब्रैकेट खोलेंगे, कोष्टक खुल गया, यहां x प्लस 8 बचा है और अगले में कोष्टक हटने के बाद x प्लस 16 हो जाएगा और यह है 888। प्यारे विद्यार्थियों, x और x 2x और 1x जुड़ के हो गए 3x, फिर प्लस 8 और 16 जुड़ के हो जाएंगे साथियों 24 और इक्वल्स टू यहां आपको दिया हुआ है 888। अब क्या करना है प्यारे साथियों कि सर अब हमें पक्षांतरण करना है। क्या करना है? पक्षांतरण करने पर। तो जैसे ही आप लोग पक्षांतरण करेंगे साथियों, पक्षांतरण करने पर किसका पक्षांतरण करेंगे कि सर 3x को तो रखेंगे हम लोग यहां राजी प्लस खुशी खुशी, और इक्वल्स टू जो 888 है उसमें प्लस का 24 उधर जाएगा, सर जी ये माइनस का 24 हो जाएगा। और जैसा कि हमें मालूम है, आप सब विद्वान हो, और आप जब 888 में से 24 घटाओगे साथियों तो 8 में से 4 गया, पीछे बचा 4, और 8 में से 2 गया, पीछे बचा 6, और ये 8 का 8, मतलब 864 बचेगा प्यारे साथियों। अब देखो, हाँ, क्या करने पर? पुनः पक्षांतरण करने पर, पांचों पक्षांतरण करने पर, पुनः पक्षांतरण करने पर। तो अब जैसे ही आप लोग एक बार फिर से पक्षांतरण करेंगे साथियों, ये 3x का जो 3 है, 3x का जो 3 है वो 864 के भाग में चला जाएगा। अब एक काम कीजिएगा आप, 8 के अंदर देखो 864, पहले भाजकता का नियम लगाओ साथियों। भाजकता का नियम लगाओगे तो भाजकता का नियम क्या बोल रहा है आपसे कि 4 और 6 हो गए 10, 10 और 8 18, अंकों का योग 18 है। इसका मतलब इसमें 100% नहीं, 101% 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो 3 का भाग दे दीजिए साथियों, और भाग देना मेरे साथ साथ शॉर्ट तरीके से सीखो। 3 में 3 का भाग चला गया एक बार, और 8 में जब आप 3 का भाग देते हो ना साथियों तो भाग जाता है 2 बार। क्यों? क्योंकि 3 दूनी 6, 8 में से 6 चला गया, पीछे बचा 2, 2 और 6, आगे वाला 6, 26 हो गए साथियों। और 26 में 3 का भाग चला जाएगा आपके 8 बार, 8 तिये 24, 26 में से 24 चले गए साथियों, पीछे बचे 2, 2 और आगे वाला 4 हो जाएगा 24, तो फिर से 8 तिये 24। क्या सर मानू यूं माता कोड़ी नहीं वे? तो यूं कर लो बेटा, 864 दे दो 3 रो भाग गियो 2 बारा, 3 दूनी 6, शेष पल बचियो 2, अगली संख्या उतारी 6, 2 और 6 26, भाग गयो पर 8 तेरी 24, लारे रियो गुरुजी 2, जब 2 रियो तो 2 ने 18 लिख दियो, और आगे संख्या है 4, तो पाचो 8 तेरी 24, 24 में 24 कटगा, हो रहा रेजियो सा एच है। चलो, तो अब देखिए साथियों आगे आपको क्या बोल रहा है प्रश्न ये, अतः 8 के 3 लगातार जो गुणज है
उनमें से पहला आ गया साथियों x का मान आपके पास 288। तो अगला कैसे आएगा, जब 288 में 8 जोड़ेंगे, तो 288 में 8 जोड़ोगे तो 296 हो जाएंगे, और 296 में जब 8 जोड़ोगे तो 304 हो जाएगा। तो ये लगातार 3 गुणज है कि गुरुजी के हाँ कि माने बेम है तो बेटा मारू मीटे को नहीं, पर मैं थाने ई बेम ने तो मिटा सकूं कि कर क्या तीना ने जोड़ लो उतरी जांच जाई 288 और बिर में जोड़ दो 296 ने और 5 जोड़ दो 304 ने, जे 888 अजे वे बिचिया तो ये मतलब अपने 100% सही है, और अदरवाइज अपना कटी दौड़ दाड़ी कर दी। तो 8 और 6 14, 14 और 4 18, हसल की 1, 1 और 8 9, 9 और 9 18, हसल की 1, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 888 कट्ठे ही गड़बड़ नहीं करी, एकदम सही है। तो चलो हाथों हाथ लेवा आपा अगलो सवाल। चलो साथियों, चलिए साथियों, प्रश्न संख्या 8 आपसे क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 8 आपसे बोल रहा है कि 3 लगातार बढ़ते, देखो 3 लगातार बढ़ते क्रम में, देखो 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में, मतलब पूर्णांक लेने ये रे पूर्णांक और इनको बढ़ते हुए क्रम में लेना है। तो सबसे पहले हम लोग देख चुके हैं वो चीज मानेंगे कि माना कि वह 3 लगातार बढ़ते, बढ़ते नहीं टाप रहा हूं, बढ़ना हो तो निवड़ जाला, बढ़ते पूर्णांक क्रमशः, क्रमशः मतलब कंटिन्यूसली, क्रमशः पहला x है तो उससे अगला x+1 होगा और उससे अगला x+2 होगा। ये साथियों इसके बारे में चर्चा, ये कैसे क्या आते हैं इसके बारे में चर्चा हम लोग छठे सवाल में कर चुके हैं, क्योंकि वहां पर भी 3 लगातार पूर्णांक थे। क्लियर है, तो पूर्णांक है। अतः अब किसके अनुसार, न आपके अनुसार न मेरे अनुसार, ओनली प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है साथियों कि उन्हें क्रम से, देखो पहला जो है ना, पहला इस पहले को गुणा करवाओ 2 से, फिर प्लस दूसरा जो पूर्णांक है ना उसको गुणा करवाओ 3 से, तो ये 3 × x+1, और तीसरा जो पूर्णांक है ना उसको गुणा करवाओ 4 से। तो इनसे गुणा करवाने के बाद जो योगफल प्राप्त होता है वो साथियों 74 प्राप्त होता है, 74। देखिए क्या बोल रहा है, पहले पूर्णांक को 2 से गुणा कराना है, दूसरे पूर्णांक को 3 से गुणा करवाना है, और तीसरे पूर्णांक को आपको 4 से गुणा करवाना है, और फिर उन तीनों को जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वो योगफल आपके 74 है। तो अब देखिए इसे हल कीजिए आप, 2x का तो 2x साथियों, 3 को x से गुणा करोगे 3x, फिर प्लस 3 को 1 से गुणा करोगे 3, उसके बाद प्लस 4 को x से गुणा करो 4x, फिर 4 को 2 से गुणा करो 4 दूनी 8, और ये कितना हो गया साथियों 74, 74। अब एक काम कीजिए, x x वालों को जोड़ दीजिए साथियों। तो जैसे ही आप लोग x x वालों को जोड़ोगे, ये 2x, ये 3x, 5x, 5 और 4 जुड़ के 9x हो जाएंगे साथियों। फिर प्लस ये 3 और ये 8 जुड़ के 11 हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, और ये हो गया आपके 74। अब क्या करना है, अब पक्षांतरण करना है। पक्षांतरण करने पर, तो जैसे ही आप लोग पक्षांतरण करेंगे साथियों, ये आपके क्या हो जाएगा, 9x तो रह जाएगा यहां, और प्लस का 11 जब उधर जाएगा तो साथियों ये माइनस का 11 हो जाएगा। और 74 में से आज तक जब जब 11 गए हैं 63 बचे साथियों 63। अब क्या करेंगे, अब आप लिखोगे पुनः पक्षांतरण, पुनः पक्षांतरण करने पर। तो जैसे ही आप लोग पुनः पक्षांतरण करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों यहां है आपके पास x, और x के गुणा में जो 9 है वो उधर चला जाएगा साथियों भाग में, और 9 का भाग 9 में 1 बार, और 63 में 9 का भाग चला जाएगा 7 बार। अतः वह तीनों पूर्णांक क्रमशः, अब पहला मालूम हो गया तो बाकी सभी मालूम हो गए। पहला x की जगह कितना है 7, तो उससे अगला हो जाएगा 7 में 1 जोड़ो 8, फिर 8 में 1 जोड़ो उससे अगला हो जाएगा 9 है। कि सर मैं मानू को नहीं, तो आ तो बेटा मन ठाई चीज तू ही के ही। अब देखो जांच कर ला नहीं, जांच करा चल, पहला पूर्णांक ने गुणा कराओ 2
और कितना आया साथियां 14 और दूजा पूर्णांक ने गुणा कराओ आप 3 तो कितना आया 8 3 24 और चौथो पूर्णांक तीसरो पूर्णांक है आप कितो 9 इन गुणा कराओ 4 नम चौक 36 पाछो देखो पहला पूर्णांक ने 2 गुणा कराओ दूजा पूर्णांक ने 3 गुणा कराओ और तीजा पूर्णांक ने 4 गुणा कराओ और पच बिचिया मानो जोड़ लो तो 4 और 4 8 8 और 6 14 हासिल की 1 1 और 1 2 2 2 4 4 और 3 7 चौथा आया को नहीं आया कि सर आएगा तो एकदम सही उत्तर है। समझ में आयो को नहीं आयो आएगो सा। चलो अब लेते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 9 आपसे क्या कहता है। चलिए साथियों प्रश्न संख्या 9 आपसे क्या बोल रहा है। राहुल और हरुण की वर्तमान आयु में जो अनुपात है साथियों वो 5:7 है। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। तो सबसे पहले प्रश्न की शुरुआत हम कहां से करेंगे। प्रश्न की शुरुआत यहां से करेंगे। माना कि आनुपातिक देखो एक सवाल ऐसा आ चुका है पहले। आनुपातिक गुणांक x है। क्या है x है। अतः सबसे पहले देखो राहुल की आयु किसकी आयु राहुल की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी साथियों उस आनुपातिक गुणांक को उसके अनुपात से गुणा करवा दो तो उसकी आयु हो जाएगी 5x वर्ष। और इसी तरीके से जो हरुण भैया है उनकी जो वर्तमान आयु है हरुण की वर्तमान आयु तो देखिए यहां पर हरुण दूसरे नंबर पे दिया हुआ है तो यहां दूसरे नंबर पे जो अनुपात है उसको आप लोग x से गुणा कर दो तो वो हो जाएगी उनकी वर्तमान आयु 7x। अब देखो वापस आप उसके बाद प्रश्न क्या बोल रहा है पुनः प्रश्नानुसार मतलब फाचो प्रश्नानुसार पुनः प्रश्नानुसार कब से देखो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का जो योग है साथियों वो मैं नहीं कह रहा हूं प्रश्न कह रहा है 56 वर्ष है तो इधर भी वर्ष है उधर भी वर्ष है तो वर्ष लिखने की तो जरूरत है नहीं। अब ध्यान से देखिएगा अभी राहुल कितने वर्ष का है राहुल है गुरुजी 5x वर्ष का तो आज से 4 साल बाद उसकी जो वर्तमान आयु है उसमें 4 साल जुड़ जाएंगे साथियों। और फिर आज हरुण भैया कितने साल के हैं 7 × x साल के तो आज से 4 साल बाद हरुण भैया की आयु भी 4 साल बढ़ जाएगी। और जब इन दोनों का प्रश्न कह रहा है आप योग करोगे तो 56 आएगा प्यारे साथियों। तो बिल्कुल आने दो 56। हाँ तो 5x का तो 5x + 4 और यहां ब्रैकेट खोलोगे तो 7x + 4 इक्वल्स टू कितना है साथियों 56। अब x वालों को जोड़ लो 7 और 5 जुड़ के 12x हो जाएंगे साथियों और 4 और 4 जुड़ के 8 हो जाएंगे और इक्वल्स टू कितना है 56। अब देखो साथियों क्या करना है पक्षांतरण करना है। पक्षांतरण करने पर तो जैसे ही आप लोग पक्षांतरण करेंगे प्यारे विद्यार्थियों यहां तो रह जाएगा 12x और ये 56 प्लस का 8 उधर चला गया माइनस का हो गया और 56 में से जब 8 गए हैं प्यारे साथियों मैं क्यों कहूं पीछे 48 बचते हैं। तो अब क्या करोगे कि सर एक पाछो आप कहीं करा पक्षांतरण करा तो वो स्टेटमेंट में 8 लिख दूं पुनः पक्षांतरण करने पर तो जैसे ही आप लोग पुनः पक्षांतरण करोगे ये हो जाएगा साथियों x बराबर 48/12 क्योंकि 12 इधर गुणा में था। अब बोलिए 12 का पहाड़ा कैसा 12 एकम 12 12 दूनी 24 12 तिया 36 12 4 जा 48 12 4 जा 48 12 चौक 48 तो x रुक की तो मान आयो साथियां 4। तो अब देखो अतः किसकी आयु राहुल की वर्तमान आयु तो साथियों राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करोगे तो यहां कितना x है 5x है मतलब x को किससे गुणा करवाना है 5 से तो 5 को करवाओ आप इस x के मान 4 से गुणा तो 5 चौक 20 वर्ष हो जाएंगे साथियों। और किसकी चाहिए और चाहिए हरुण भैया की तो हरुण की वर्तमान
हारून की वर्तमान आयु। तो हारून की जो वर्तमान आयु है वो हारून की जो मतलब आनुपातिक गुणांक है, देखो आयु का, वो x बराबर 4 है और उस 4 को 7 से गुणा करोगे तो 7 चौक 28 वर्ष हो जाएगी साथियों। ये आपके आंसर है। कि सर मैं मानू को नहीं, तो आ तो मैंने ध्यान ही जी बेटा, जांच करन देख ले। आज राहुल कितना साल रो है? 20 साल रो। 4 साल बाद कितना साल रो जाई? 24 साल रो। आज हारून कितना साल रो है? 28 साल रो। तो 4 साल बाद में हारून कितना बच जाए? 32 साल रो। अन दोनों जोड़ दो, 4 और 2 6, 2 और 3 5, अन दोनों योग 56 वर्ष जाए। जांच होगी कोनो की साथियां होगी। समझ में आयो को नहीं आएगो। अब देखो 10वां प्रश्न। चलिए साथियों, इस एक्सरसाइज का 10वां प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है? किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या में जो अनुपात है वो साथियों 7:5 है। तो पहले क्या दिए हुए हैं? बालक। तो बालक का अनुपात 7 और बालिकाओं का अनुपात 5। याद रखिएगा साथियों। तो हल देखिए, सबसे पहले आप लोग क्या मानेंगे? वही अनुपात आते ही आनुपातिक गुणांक मान लो। माना कि आनुपातिक गुणांक क्या है साथियों? कि गुरुजी आनुपातिक गुणांक x है। कैसे पता चला? कि हम लोग ऐसे 2 सवाल कर चुके हैं। तो है अतः न आपके अनुसार न मेरे अनुसार, ओनली प्रश्नानुसार क्या? प्रश्नानुसार बालकों की संख्या। किसकी संख्या साथियों? बालकों की संख्या। तो जो बालकों की संख्या है वो बालकों का जो अनुपात कितना है? 7, उसको समानुपातिक या अनुपातिक गुणांक से गुणा करवा दो, बालकों की संख्या आ जाएगी। और क्या चाहिए साथियों? बालिकाओं की संख्या, बाईसा की संख्या। हाँ, तो बालिकाओं की जो संख्या है वो प्यारे साथियों, बाईसाओं का अनुपात कितना है? 5, और उनको x से गुणा कर दो अनुपातिक गुणांक से, तो 5x हो जाएगा। फिर देखिए पुनः प्रश्नानुसार वापस प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है? बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 ज्यादा है। मतलब बालकों की संख्या में से बालिकाओं की संख्या घटाऊं साथियों। बालकों की संख्या में से मैं यदि बालिकाओं की संख्या घटा दूं तो 8 आती है। कितनी आती है? 8। बालिकाओं की संख्या घटा दूं तो 8 आती है। तो बालक कितने हैं? बालक है साथियों 7x, और बालिकाएं कितनी हैं? बालिकाएं हैं 5x, और ये क्या है? बराबर में 8। 7 में से जब 5 गया है साथियों, 2 बचा है, तो 2x बराबर 8 हो गया। अब क्या करोगे? कि सर अब पक्षांतरण करेंगे। तो पक्षांतरण करने पर जैसे ही आप पक्षांतरण करोगे साथियों, x बराबर हो जाएगा 8/2। क्यों? क्योंकि जो ये 2 है वो x के गुणा में था, अब आ गया भाग में। 2 का भाग है वो मतलब आपके 8 में जाएगा 4 बार। तो कहने का मतलब क्या आ गया साथियों? आपके आ गया x बराबर 4। समझ में आ गया? तो अब देखो बालकों की संख्या। किसकी संख्या? बालकों की संख्या। बालकों की संख्या कितनी थी? 7x। तो 7 को 4 से गुणा करो, 7 चौक 28 साथियों। अब किसकी संख्या? बालिकाओं की संख्या। किसकी संख्या? बालिकाओं की संख्या। बालिकाओं की संख्या कितनी है? 5x। तो 5 को करवाओ 4 से गुणा, 5 चौक 20। परंतु हमें यह नहीं पूछ रहा है, प्रश्न हमसे पूछ रहा है कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, कक्षा में कुल कितने टाबरिये हैं। तो ध्यान रखो साथियों, यहां क्या लिखोगे? कक्षा में कुल छात्र, फुल छात्र नहीं, कुल छात्र कितने हैं? लड़कों और लड़कियों की संख्या को जोड़ दो तो 28 और 20 जुड़ के 48 छात्र हो जाएंगे साथियों। कैसा लगा ये प्रश्न? अच्छा है ना? मजा आया? तो चलिए आज के इस सेशन का आखिरी प्रश्न लेते हैं साथियों, 11वां प्रश्न। इस एक्सरसाइज के बाकी के 5 बचे हुए प्रश्नों के लिए हम लोग एक अच्छा सा, छोटा सा, प्यारा सा, नन्हा सा सेशन और रख लेंगे और उसमें इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों आखिरी क्वेश्चन के लिए। चलिए साथियों 11वां प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है? एक बाईचुंग नाम का बच्चा है, उसके पिताजी है ना, उसके दादाजी से 26 साल छोटे हैं। याद रखना। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ? बाईचुंग। बाईचुंग के जो पापा है वो उसके दादाजी से
26 वर्ष छोटे हैं, ये बात समझ में आई है। और उससे 29 वर्ष बड़े हैं, 29 वर्ष बड़े हैं, मतलब बाईचुंग से तो बाईचुंग के पापा जी वो 29 वर्ष बड़े हैं और अब उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। तो ये चीज हमें समझ में आई कि सबसे छोटा है वो बाईचुंग है और उससे उसके पिताजी 29 वर्ष बड़े हैं और उसके पिताजी से पिताजी के पिताजी मतलब जो दादाजी हैं वो 26 वर्ष बड़े हैं। अतः हम लोग सबसे छोटे बच्चे को मान लेते हैं हल के अंदर, माना कि बाईचुंग की, किसकी, बाईचुंग की वर्तमान आयु, बाईचुंग की वर्तमान आयु x वर्ष है। क्या है, x वर्ष है। अतः अब देखना पिताजी की आयु, किसकी आयु साथियों, पिताजी की आयु। तो पिताजी की आयु कितनी होगी, उसके जो पिताजी है ये तो उम्र हो गई बाईचुंग की, और इस बाईचुंग की उम्र से वो 29 वर्ष बड़े हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रश्न बोल रहा है। बाईचुंग के पिताजी बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं और दादाजी की आयु है वो क्या होगी साथियों, दादाजी की आयु, दादाजी की आयु, दादाजी के आयु तो उसके पिताजी से भी 26 वर्ष बड़े हैं साथियों। यूं कहा जाए कि जो बाईचुंग के दादाजी है वो बाईचुंग के पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं, या उल्टा कह दिया जाए कि बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। तो बात एक ही है साथियों, आया समझ में आपके। तो ये तो उम्र हो गई बाईचुंग के पिताजी की और उसमें 26 वर्ष हम जोड़ देंगे तो वो हो जाएगी बाईचुंग के दादाजी की उम्र। समझ में आया नहीं आया, आ गया। अब आप देख सकते हो बाईचुंग के पिताजी बाईचुंग के दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, परंतु इस बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। समझ में आया नहीं आया, आ गया। अब देखिए अतः पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार मतलब उन तीनों की आयु का योग किया जाए। योग कैसे, देखो बाईचुंग की आयु कितनी है, x वर्ष, बाईचुंग के पिताजी की आयु कितनी है, x + 29, और बाईचुंग के दादाजी की आयु कितनी है, x + 29 + 26। इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो उनकी आयु का योग है वो 135 आता है साथियों। तो इस वजह से ये तो बाईचुंग की आयु, ये बाईचुंग के पिताजी की आयु, ये बाईचुंग के दादाजी की आयु, और तीनों को जोड़ दिया तब 135 आए हुए हैं। थोड़ा इसको सरल कर लेते हैं, x प्लस ये हो जाएगा x + 29 और ये हो जाएगा x + 29 + 26 = 135। साथियों x और x 2x और 1x हो गए 3x, फिर प्लस 29 और 29 हो जाएंगे साथियों 58, और 58 में जब आप 26 जोड़ोगे, 58 में जब आप 26 जोड़ोगे तो मैं तो नहीं कहता 84 आएंगे। देखिए कितना आता है, 9 9 18, 18 और 8 24, हसल की 2 2 दूनी 2 2 4 2 6 2 8, कितना होगा साथियां 84 = 135। अब क्या करेंगे आप कि सर पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण करने पर तो जैसे ही आप लोग पक्षांतरण करेंगे साथियों ये 3x तो रह जाएगा यहां और बराबर 135, और जो 84 प्लस का था वो उधर चला गया माइनस का हो गया, तो ये 135 और उसमें से आपको 84 घटाने हैं। 5 में से 4 गया, पीछे बचा 1, 3 में से 8 जाएगा नहीं साथियों, तो 3 जाएगा आगे, इससे बोरो लेके बोरो लेने मतलब उधार लेने, ये इसको एक उधार देगा, तो यहाँ आपके 1 और 3 13 हो जाएंगे, और 13 में से 8 जाएगा तब पीछे 5 बचेंगे। तो 3x बराबर कितना आ गया साथियों 51। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार और पक्षांतरण कर दीजिए आप। पुनः पक्षांतरण करने पर, पुनः पक्षांतरण करने पर, तो जैसे ही पक्षांतरण करोगे ये तो हो गया x, और x के गुणा में जो 3 था वो उधर भाग में चला गया, और 3 का भाग 5 में गया साथियों एक बार, शेषफल बचा 5 में से 3 चला गया 2, और 2 और 1 हो गए 21, 21 में 3 का भाग जाता है 7 बार, तो कितना आ गया 17। यूं या सीधा कहा जाए 17 3 51, तो भी वही बात है साथियों। तो अब देखिए अतः किसकी आयु, बाईचुंग की आयु कितने साल है, बाईचुंग जो है वो 17 वर्ष का मोट्यार है, और बाईचुंग के पिताजी की आयु, किसकी आयु, पिताजी, पी जाति नहीं बेटा, पिताजी
की आयु। तो पिताजी की जो आयु है वो इसमें 17 के अंदर आप 29 जोड़ दो तो 17, ये तो 17, ये 29, 7 और 9 हो गए साथियों 16, हसल की 1, 1 और 1 2 और 2 4, 46 वर्ष के हैं उसके पिताजी साथियों। और फिर दादाजी की आयु, किसकी आयु? दादाजी की आयु। दादाजी तो पिताजी से भी 26 साल बड़े हैं, तो पिताजी कितने साल के? 46 साल के, उसमें 26 जोड़ दो, 6 और 6 12, हासिल की 1, 1 और 4 3 और 2 7, 72 वर्ष के हैं साथियों। आप एक काम और कर सकते हो, इन तीनों को जोड़ के देख लो 135 आते हैं कि नहीं आते हैं? 7 और 6 13, 13 और 2 15, 15 में ये 5, हासिल की 1, 1 और 4, 1 और 1 हासिल वाली 2, 2 और 4 6, 6 और 7 हो गए वापस 13। 135 है या नहीं है साथियों? है। तो चलिए, अपना जो टारगेट था वो आज 11 प्रश्न करवाने तक का था, वो कर चुके हैं साथियों। लेकिन 12वां सवाल बहुत ही छोटा सा है, तो क्यों न है उसको आज का आज ही लपेट दिया जाए, और बाकी के बचे हुए 4 अच्छे और बड़े प्रश्न हैं, इसलिए उनको एक अच्छा सा प्यारा सा सेशन छोटा सा अलग से दे देंगे। तो आज एक सवाल अतिरिक्त कर लेते हैं, 12वां सवाल भी इस छोटे से सेशन में शामिल कर लेते हैं। चलिए साथियों, बिना समय गवाए 12वां प्रश्न हल करते हैं। चलिए साथियों, आज के सेशन का आखिरी सवाल, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी, तो आज रवि की कितनी आयु है, वर्तमान आयु, वो आपको ज्ञात करनी है साथियों। मैं इस प्रश्न में भाषा नहीं लिखूंगा, हल निकाल के आपको बता देता हूं, क्योंकि अब से 11 प्रश्नों तक मैं भाषा लिखवा चुका हूं, तो एक इस प्रश्न को बिना भाषा के सीधा हल करके बताऊंगा। मान लो रवि की जो वर्तमान आयु है, कौन सी आयु है? वर्तमान जो आयु है वो x वर्ष है। कितने वर्ष है साथियों? x वर्ष है। समझ में आ गया आपके? अब प्रश्न क्या बोल रहा है? आज से 15 साल बाद, आज रवि कितने साल का है? आज रवि x साल का है, तो x में कितना जोड़ दो? 15 जोड़ दो। 15 साल बाद उसकी जो आयु है वो आज जो आयु है उसकी 4 गुना हो जाएगी। तो आज आयु कितनी है? x, और उसकी 4 गुना हो जाएगी। तो साथियों ये तो देखो, 4 एक x को भेज दो आप उधर, तो 15 का 15, और ये प्लस का x उधर जाएगा, माइनस का x हो जाएगा साथियों। तो 4 में से 1 चला गया, कितना बचा? 3x बराबर 15। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 15, और जो 3x के गुना में है वो भाग में चला जाएगा साथियों। तो 3 का भाग 15 में चला जाएगा 5 बार, मतलब जो रवि है वो आपके 5 वर्ष का टाबरिया है। x बराबर कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। कि सर मैं मानू को नहीं, मैं जांच करूं, तो जांच कर लो बेटा। आज रवि 5 साल रो है, ठीक है, 15 साल बाद वो कितना वर हो जाए? 20 वर हो जाए। आज की 20 वर्ष है, आज रवि 5 साल रो है, मेरू 4 गुना है को नहीं है? तो आज जांच होगी साथियां। समझ में आयो को नहीं आयो? कि सर आई गो। तो चलो, इस सवाल की भाषा आपने बनानी है और वो प्रश्न आपने हल करना है। किकर समीकरण किकर हल हुई और किकर बनी, वह आप चर्चा कर चुका हाँ। तो फिर मिलेंगे प्यारे साथियों इस एक्सरसाइज 2.2 के बचे हुए 4 प्रश्नों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।